Hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel A Young Homeopath. Hope you all are doing well. So आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द इंडिकेशंस ऑफ नो शोट. ठीक है. सो इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नो शोट्स क्या होते हैं. ठीक है. सो नो शोट जो होते हैं वो वन टाइप ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन का सोर्स है. दैट मीन्स कि नो शोट्स के अंदर से होम्योपैथिक मेडिसिन बनती है. अब ये क्वेश्चन आता है कि आखिर ये वर्ड या फिर तो ये चीज़ होती क्या हो. ठीक है. तो ये जो नोशोड वर्ड है वो दो तरीके से आया है. फर्स्ट है ग्रीक वर्ड विच इज़ अ नोसो NOSO विच मीन्स अ मॉर्बिड रूट. मॉर्बिड का मतलब होता है कोई भी एबनॉर्मल चीज़. ठीक है. सो मॉर्बिड रूट जो कि एबनॉर्मल सिक्रीशंस या फिर तो किसी भी चीज़ को हम कह सकते हैं. सेकेंड है कि लेटिन वर्ड है एक नोक्सा NOXA नोक्सा. नोक्सा का मतलब होता है नॉक्सियस एजेंट या फिर तो डैमेज. दैट मीन्स कि कोई भी अगर डिजीज़ हुई है तो उसका वो ऑर्गन, वो टिश्यू, वो डिस्चार्ज या फिर तो वो सिक्रेशन देकर हम उसे पोटेंटाइज करेंगे और उसे एक होम्योपैथिक मेडिसिन बनाएंगे. उसको हम कहते हैं नोशो. सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम नोशो का यूज़ हमारी होम्योपैथी में कैसे कर सकते हैं. दैट मीन्स कि पेशेंट्स को क्योर करने के लिए हम इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं. ठीक है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. इस चीज़ को इजी बनाने के लिए मैंने जो सारे फॉर्म्स हैं उन्हें 9 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया है. फर्स्ट वन है एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी. सेकेंड इज अ व्हेन वेल चूजन रेमेडी डू नॉट एक्ट. थर्ड वन व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ सिम्टम्स. Fourth one, never well since syndrome. Fifth one, which is an intercurrent remedy. Sixth is a miasmatic prescription. Seventh one is a related to the genus disease. Eighth is a prophylaxis. And ninth one, which is a autonoson. सबसे पहले हम जो हमारा पहला पॉइंट था उसके बारे में बात करेंगे जो कि है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी. दैट मीन्स कि नोशोट को हम एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं. राइट. अब हम पहले ये सोचेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी हम कब प्रिस्क्राइब करते हैं या फिर तो हम कब कहेंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है. तो जब हमारा पेशेंट और हमारी रेमेडी 3 फेजेस के अंदर या फिर तो 3 चीज़ों के अंदर सिमिलर होंगी तब हम उसे कहेंगे कि ये इस पर्सन की कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है. उसके अंदर पहली चीज़ आती है मेंटल सिम्टम्स. सेकेंड वन विच इज़ अ फिजिकल जनरस या फिर तो जो फिजिकल अपीयरेंस है पेशेंट का वो. थर्ड वन है विच इज़ अ पिक्यूलियर या फिर तो पर्टिकुलर सिम्टम और द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स. ठीक है. ये तीनों चीज़ें अगर किसी पेशेंट के अंदर हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन से रिलेट करती हैं तब हम उस मेडिसिन को कहेंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है फॉर द पर्टिकुलर पर्सन. राइट. अगर ऐसे ही तीनों टाइप के जो सिम्टम्स हैं या फिर तो तीनों कैटेगरीज के अंदर हमारी कोई नॉन फूड मेडिसिन किसी पेशेंट के अंदर सूटेबल होती है तब हम इसे एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं. यहाँ पर मैंने सिफिलिनम का एक एग्जाम्पल लिखा है कि जो सिफिलिनम का पेशेंट होता है उसे रात को दैट मीन्स कि नाइट में एग्रावेशन होता है या फिर तो नाइट में उससे बहुत ज़्यादा फियर रहता है किस चीज़ का because of the suffering he brings, right? And fear doing insane and disappear of recovery. ठीक है. इन तीनों चीज़ों का उसे फियर रहता है बहुत ज़्यादा. सेकेंड थी ये हो गया उसका मेंटल सिम्टम. अब आएगा कि डिल्यूजन दैट दे आर डर्टी एंड टेंटेड और इम्प्योर causing them a compulsive wash their hands. That means कि वो पेशेंट को ऐसा लगेगा कि उसके हाथों पर कुछ लगा है उसे बैक्टीरिया छू लेंगे. ठीक है. इस तरीके से उसे फियर रहता है, उससे डिल्यूजन रहता है, वो बार बार अपने हाथ धुलता रहता है. दैट मीन्स कि जब वो पेशेंट आपके पास आएगा तब भी वो बार बार हाथ धुलता होगा या फिर तो वो एक तरीके से देखने जाए तो वो बहुत ज़्यादा साफ सुथरा होगा. ठीक है. देन सच केसेस the miasma in question has disease turned the vital force in such a manner that it takes the symptom of the noso. That means कि ये तो पहले हमने बात की कि ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी हम क्यों प्रिस्क्राइब करेंगे. सेकेंड यहाँ पर ये बात की गई है कि कुछ केसेस के अंदर जो माइजम होता है वो हम डिसाइड नहीं कर पाते कि इस पर्टिकुलर पर्सन का कौन सा माइजम होगा. राइट. नोसो जो है वो
बेसिकली माइज़म के ऊपर ही डिपेंडेंट रहते हैं। सो अगर आपका माइज़म क्वेश्चन है, सेकेंड थिंग अगर आपने प्लेसिबो दी देन उसके बाद वो जो माइज़म है उसकी वजह से वाइटल फोर्स अलग तरीके से रिएक्ट करता है और वो ऐसे सिम्टम्स देता है जो कि नुकसोट वो पर्टिकुलर नुकसोट के अंदर है, तब आप जाकर नुकसोट को प्रिस्क्राइब कर सकते हो। So now moving on to the second point, which is well chosen remedy do not act. That means कि अगर हमारे पास कोई पेशेंट आता है और हम उसके लिए उसका बहुत अच्छे से केस टेकिंग करते हैं और हमारे हिसाब से वो रेमेडी बिल्कुल ठीक है उस पर्सन के लिए, लेकिन वो रेमेडी उस पेशेंट के ऊपर एक्ट नहीं करती, उस पेशेंट के कोई भी सिम्टम्स ठीक नहीं होते, ठीक है। तो ऐसे केस के अंदर हम ये सोच सकते हैं कि जो कोई भी पेशेंट है उसके अंदर कोई ऐसा क्रॉनिक माइज़म है जो कि ब्लॉक कर रहा है हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन को एक्ट करने के लिए, ठीक है। सो ऐसे केसेस के अंदर हमें वापस से केस टेकिंग करना होगा और वापस से हमें एक नोसोड को प्रिस्क्राइब करना होगा जो कि पर्टिकुलर माइज़म के ऊपर एक्ट करता हो, ठीक है। सो दिस इज यूजुअली कॉज बाय द क्रॉनिक माइज़म्स और क्रॉनिक माइज़म्स कौन से हैं? सोरा, साइकोसिस, स्यूडोसोरा एंड सिफिलिस। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड वन, व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ सिम्टम्स, ठीक है। सो कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर कि हमें ज़्यादा सिम्टम्स नहीं मिल पाते, तो उन केसेस के अंदर हम जो दूसरी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं उनको ना देते हुए अगर नोसोड को देते हैं तो कुछ अलग पिक्चर हमें देखने को मिल सकता है। सो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि कौन से ऐसे डिजीजेस या फिर तो कौन से ऐसे केसेस हो सकते हैं जिसमें कि हमें सिम्टम्स कम मिलेंगे, राइट। सो these are often one-sided cases where a strong inherited miasm has represent the ability of the constitution to show symptoms. That means कि ये वन साइडेड केसेस हो सकते हैं, वन साइडेड डिजीजेज हो सकती हैं जिनमें कि जो इनहेरिडेंट माइज़म है और वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम है उन्हें प्रेजेंट नहीं होने देगा। Then not every characteristic of any other constitutional remedies, that means कि वो ऐसे सिम्टम्स होंगे जो कि आपको किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के अंदर नहीं मिलेंगे, राइट। सपोज कि अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है क्रॉनिक केस लेकर, वन साइडेड डिजीज लेकर, तो उसके अंदर आपको ज़्यादा सिम्टम्स नहीं मिलेंगे और वो जो सिम्टम आपको चुनिंदा 2-4 सिम्टम्स मिलेंगे वो भी आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी प्रिस्क्राइब करने में हेल्प नहीं करेंगे। This state may be called a miasmatic constitution caused by the chronic dyskinesia. That means कि ये जो पूरी कंडीशन कॉज हुई है वो बिकॉज ऑफ द माइज़म कॉज हुई है, सो इसे हम कहेंगे माइasmatic constitutional disease, राइट। एंड अगर हमने इस केस के अंदर कोई भी अगर आप ऐसी कंडीशन के अंदर नुस्खों को प्रिस्क्राइब करते हो तो दो चीज़ें हो सकती हैं। देन फर्स्ट वन, सिम्टम्स मे इम्प्रूव एंड ब्रिंग द कॉन्स्टिट्यूशन टूवर्ड्स द स्टेट ऑफ हेल्थ। दैट मीन्स कि इन शॉर्ट की पेशेंट क्योर हो जाएगा, राइट। सेकेंड वन है कि सिम्टम ऑफ द पेशेंट मे बिकम मोर प्लेंटीफुल एज अ सस्पेंडेड लेयर्स विल बी अराउंड। दैट मीन्स कि हो सकता है कि जो पेशेंट के सिम्टम्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाए, जो पहले सिम्टम थे वही और उसके साथ दूसरे भी सिम्टम्स आ सकते हैं, बिकॉज कि क्रॉनिक केसेस में ये होता है कि जैसे जैसे माइज़म की जो पावर है वो कम हो जाती है वैसे वैसे दूसरे जो सारे सिम्टम्स हैं जिनको कि सप्रेस किया गया है, पेलिएट किया गया है, वो सारे सिम्टम्स वापस आना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए कभी कभी हमें न्यू सिम्टम्स भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये थर्ड जो हमारा इंडिकेशन था नुस्खों को देने का। अब है फोर्थ इंडिकेशन विच इज़ अ नेवर वेट सिंस सिंड्रोम। दैट मीन्स कि आपने बहुत सारी मेडिसिन के अंदर भी ये पढ़ा होगा कि नेवर वेन सिंस दैट टाइम। दैट मीन्स कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो जो क्राइटेरिया काम है नेवर वेन सिंस द बर्थ, या फिर उनको जब चाइल्डहुड होता है तब से ही उनको कॉन्स्टिपेशन होता है। नेवर वेल सिंस दैट टाइम के अंदर लाइक क्लाइमेट एज अगर हम ले ले तो उसके अंदर लाइकेसिस आएगा, राइट। सो अगर इसी तरीके के दूसरे जो सारे सिम्टम्स हैं जो कि आपको दूसरी मेडिसिन में नहीं मिल रहे,
तब आप नो शोट को प्रिस्क्राइब कर सकते हो। और मोस्ट ऑफली ये जो सारे केसेस होते हैं इनमें भी कोई अगर माइल्ड इन्वॉल्व है, दैट मीन्स कि अगर पेशेंट को फॉर एग्जांपल गोनोरिया हुआ था, ठीक है, और उसे सप्रेस किया गया है, तो क्या होगा कि उस कंडीशन को हम कहेंगे कि साइकोसिस माइल्ड जो है उसका इन्फेक्शन हुआ है, राइट। सो अगर पेशेंट उस टाइम से लेकर अभी तक उसे कोई भी चीज़ ठीक नहीं लग रही है, उसे बार बार कोई ना कोई डिजीज़ हो जाती है, उसकी डिजीज़ अच्छे से ठीक नहीं हुई है, राइट। सो उसको इन शॉर्ट कि जो सारे सिम्टम्स आएंगे मे बी रिलेटिव विद द मेडोराइनम होंगे, तब हम मेडोराइनम को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, राइट। सो इन शॉर्ट कि जो ये सारे केसेस होते हैं उसमें माइजम इन्वॉल्व होता है, और अगर उसके अंदर वही माइजम आप देख लेते हो ड्यूरिंग द केस टेकिंग, तब आप जो नोशोड है उसे प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। नाउ अब हम बात करेंगे अबाउट द फिफ्थ पॉइंट एज अ इंटर करंट रेमेडी, राइट। सो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इंटर करंट रेमेडीज क्या होती है या फिर तो उन्हें कब दिया जाता है, राइट। सो जो इंटर करंट रेमेडीज है उसे इसकी वर्ड से ही आप पता लगा सकते हो कि इंटर करंट दैट मीन्स कि इंटर दैट मीन्स कि दो मेडिसिन के बीच में, दो कंडीशंस के बीच में अगर कोई चीज़ है, करंट दैट मीन्स कि अगर कहीं पर ब्लॉकेज है, राइट। जैसे कि आपने डिसलेक्टेड करंट पढ़ा होगा, राइट, उसके अंदर भी हम ऑब्स्टिकल्स की बात करते हैं। सो इन शॉर्ट अगर हम उसका रेफरेंस लेकर देखें तो इंटर करंट रेमेडीज का मतलब होता है कि दो कंडीशन या फिर तो दो मेडिसिन के बीच में या फिर तो एक मेडिसिन के एक्शन के बीच में अगर कहीं पर ब्लॉकेज आ रहा है, तब आप इंटर करंट रेमेडी दे सकते हो, राइट। सो इंटर करंट रेमेडीज नोशोट भी हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। कैसे? So when the partial picture of the constitutional remedies manifest, yet no one remedy complete fit the case. That means कि अगर हम दूसरी मेडिसिन की बात करें इधर फ्रॉम द वेजिटेबल किंगडम और फ्रॉम द एनिमल किंगडम, ठीक है, तो कोई मेडिसिन का अगर माइंड किसी पर्सन के अंदर मिल रहा है, कोई मेडिसिन का फिजिकल मेकअप अगर किसी मेडिसिन के साथ मिल रहा है, लेकिन पूरा जो पिक्चर है वो नहीं मिल रहा, तो उसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन नहीं कहेंगे उस पर्टिकुलर केस के लिए। सो केसेस सीम्स टू बी फ्रेगमेंटेड एंड डिसऑर्गेनाइज्ड, दैट मीन्स कि आपको बहुत सारे सिम्टम्स मिलेंगे लेकिन आप उन सारे सिम्टम्स को एक जगह पर कलेक्ट नहीं कर पाओगे। And investigation of the mechanism behind the fragmented picture may reveal the symptom of the no-show growth. That means कि जब हम अच्छे से केस टेकिंग करते हैं या फिर तो सपोज कि हमने कुछ सिम्टम्स को लेकर भी हमने मेडिसिन प्रिस्क्राइब की, ये मोस्ट ऑफली क्रॉनिक केसेस के अंदर होता है कि हमने मेडिसिन प्रिस्क्राइब की लेकिन उसके बाद उस मेडिसिन का कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो अब हम या फिर तो उस मेडिसिन का एक्शन हो रहा है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर हम वापस से टेस्ट टेकिंग करेंगे और देखेंगे कि कौन सा मुआवजा इस टाइम के ऊपर इस केस में हम लिख सकते हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम नोशोड को प्रिस्क्राइब करेंगे। डिफरेंशियल एनालिसिस विल क्विकली शो विच नोशोड एंड द माइजम इज इन्वॉल्व इन द टर्न ऑफर इम्प्रूव द स्टेट ऑफ हेल्थ, ठीक है। तो इस तरीके से आप एज अ इंटरकनेक्ट रेमेडी नोशोड को प्रिस्क्राइब कर सकते हो। सो नाउ मूविंग ऑन टू द सिक्स्थ पॉइंट विच इज़ अ माइजमेटिक प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। सो आपने अभी तक देखा होगा कि हम मोस्ट ऑफ माइजम्स और नोशोड दोनों को मिलाकर बात कर रहे थे। अब यहाँ पर मेन चीज़ आती है कि एज अ माइजमेटिक प्रिस्क्रिप्शन हम नोशोड को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, राइट। जो मैंने आपको पहले भी चीज़ बताई थी कि क्रॉनिक केसेस के अंदर अगर हमने कोई भी मेडिसिन दी उसके बाद उसका रिएक्शन आना बंद हो गया, उसका एक्शन होना बंद हो गया या फिर तो उसका एक्शन कम हो गया, ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर हम एज ए माइजमेटिक रेमेडी भी नोशोड को दे सकते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन भी दे सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि जो पहले दी गई मेडिसिन के एक्शन को कंप्लीट करती है, ठीक है, तो उस तरीके से हम नोशोड को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। So the no-should use when the miasmatic layer obstruct the progress of the constitutional remedy that has improving the patient, right। अब यहाँ पर ये बात आती है कि
जब पहली सिटिंग में, दैट मीन्स कि जब पहली केस चेकिंग हुई थी, तब पेशेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन हमें मिल गई थी, ठीक है। वो मेडिसिन हमने पेशेंट को प्रिस्क्राइब की, लेकिन उसके बाद उस मेडिसिन का रिएक्शन होना बंद हो गया। अब आप बोलोगे कि ये माइजमेटिक प्रिस्क्रिप्शन और इंटरकरेंट के बीच का डिफरेंस क्या है? तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस यही है कि जो इंटरकरेंट रेमेडीज़ थी उसके अंदर हमें कॉन्स्टिट्यूशनल पिक्चर मिल ही नहीं रहा था, राइट। लेकिन माइजमेटिक प्रिस्क्रिप्शन के अंदर जो माइज्म है वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है पूरे पाथ ऑफ द क्योर को, राइट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है कि कुछ ऐसे सिम्टम्स आपको मिले हैं स्यूडोसोरा के, जिनके बेसिस के ऊपर आपने पल्सेटिला परफेक्टली आ रही थी और उसको आपने मेडिसिन प्रिस्क्राइब की एज अ एंटी ट्यूबरकुलिन, ठीक है। सो इंडिविजुअल जो है, जो पेशेंट आपका है, वो अच्छे से क्योर हो रहा था और अच्छी खासी उसकी जो ग्रोथ थी वो हो रही थी, लेकिन उसके बाद सडनली उसके जो सारे सिम्टम्स हैं वो वापस आना शुरू हो गए, राइट। सो इस केस के अंदर जो पेशेंट है उसका वापस से आपको केस टेकिंग करना है, देन आपको पल्सेटिला नहीं देनी है, लेकिन आपको उस टाइम के जो सारे सिम्टम्स हैं उस सिम्टम के अकॉर्डिंग आपको ट्यूबरकुलर नोसोड के रिलेटेड जो भी नोसोड आता है वो आप दोगे, या फिर तो ट्यूबरकुलिनम जो है उसे आप दोगे, राइट। सो ये था एज अ माइजमेटिक प्रिस्क्रिप्शन या फिर तो एज अ माइजमेटिक रेमेडी। Now moving on to the 7th point, which is related to the genus disease, ठीक है। सो अब आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि जीनस डिजीज़ क्या होती है, या फिर तो अगर आपको मैं थोड़ा सा पास्ट में ले जाऊँ तो आपने पढ़ा होगा जीनस एपिडेमिकस, राइट। सो जीनस एपिडेमिकस क्या था? इट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ द एपिडेमिक डिजीज़, राइट। सो जीनस डिजीज़ का मतलब होता है ऐसी डिजीज़ जो कि बहुत सारे लोगों को होती है, या फिर तो एपिडेमिक डिजीज़ इन शॉर्ट, ठीक है। सो उन सारे केसेस के रिलेटेड अगर आपको कोई मेडिसिन देनी है तो उस मेडिसिन को भी आप एज अ नोसोड दे सकते हो, या फिर तो एज नोसोड को एज अ जीनस डिजीज़ का ट्रीटमेंट या फिर तो जीनस एपिडेमिकस दे सकते हो, राइट। सो यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा है मैंने कि बर्ट्यूजिन विच इज़ वन ऑफ द मेडिसिन अगेंस्ट द वुपिंग कफ, लाइक ये जो पर्टिकुलर मेडिसिन है उसको वुपिंग कफ के अगेंस्ट वुपिंग कफ के लिए दिया गया था। और क्लार्क ने क्या लिखा है? आई हैव फाउंड in this nosode a specific for a large proportion of the cases of this disease. It should be given every 5 hours to begin with, and if it does not cut short the case in a few days or maternally modify its severity, another remedy may be chosen for the following. That means कि उन्होंने ये कहा है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छी मेडिसिन है फॉर द वुपिंग कफ, ठीक है। ये एक नोसोड है और ये वुपिंग कफ के लिए उन्होंने दी थी एवरी 4 आवर, लेकिन अगर इसे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में रिलीफ नहीं मिलता है तो आप दूसरी मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर सकते हो, दूसरी मेडिसिन को सोच सकते हो। यूज इन द केस ऑफ द कॉम्प्लिकेशन कॉज बाय द वैक्सीन्स, दैट मीन्स कि जो नोसोड्स होते हैं उन्हें हम अगर किसी पेशेंट ने वैक्सीन ली है और उसका बैड इफेक्ट हुआ है या फिर तो इम्यूनाइजेशन का बैड इफेक्ट हुआ है, तब भी हम नोसोड को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द 8th वन विच इज एज अ प्रोफाइलैक्सिस। प्रोफाइलैक्सिस का मतलब क्या होता है? फॉर द प्रिवेंशन, ठीक है। प्रिवेंशन के लिए जैसे आप इम्यूनाइजेशन करते हैं, वैक्सीनेशन करते हैं, उसी तरीके से हम नोसोड को भी दे सकते हैं, राइट। So to prevent a specific acute and chronic infectious diseases, we can use the nosode. Second thing, an early example of this was the Bonning Hussein successful use of the variolinum to prevent the smallpox. That means कि जो Bonning Hussein थे उन्होंने smallpox को prevent करने के लिए जो variolinum medicine है उसे prescribe किया था। And Kent was being quoted on his lecture on the homeopathic materia medica as saying, if the tuberculinum bovinum is given, जो tuberculinum bovinum है वो नोसोड है, is given in 10 m, 50 m और 1 cm, that means कि फर्स्ट सेंटीसीमल पोटेंसी के अंदर अगर हम देते हैं
2 doses of each potency at long interval, all the children and the young people who have inherited tuberculosis may be immune. That means कि अगर ऐसे चिल्ड्रंस या फिर तो यंग पीपल्स जिनकी पास्ट हिस्ट्री के अंदर ट्यूबरक्लोसिस हुआ है किसी को, और उन्हें उस तरीके के ट्यूबरक्लोसिस के अगर अर्ली सिम्टम्स आ रहे हैं, तब उन्हें हम 10 ml, 50 ml और 1 cm पोटेंसी के अंदर 2 डोजेस लॉन्ग इंटरवल के अंदर देते हैं, तब वो पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस नहीं होगा, राइट, जो कि हम वैक्सीनेशन के अंदर करते हैं, राइट। सो इसी तरीके से एज अ प्रोफाइल एक्सिस भी हम नोसोड का यूज़ कर सकते हैं। नाउ द लास्ट पॉइंट विच इज़ अ ऑटोनोसोड। ठीक है, ऑटोनोसोड का मतलब क्या होता है कि जब कोई पेशेंट आपके पास आता है विद दी लाइक कि उसके एबनॉर्मल सिक्रीशंस हैं, एबनॉर्मल उसके डिस्चार्जेस हैं कोई भी, तो उसी डिस्चार्ज को लेकर, उसी सिक्रीशन को लेकर आपने अगर उसे पोटेंटाइज कर उसे एज अ होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया, तो उसे हम कहेंगे ऑटोनोसोड। ठीक है, यूजिंग द नोसोड एज एन होम्योपैथिक मेडिसिन मेड फ्रॉम पेशेंट्स ओन डिजीज सब्सटेंसेस। ठीक है, दिस इज नोन एज ऑटोनोसोड, राइट। सो अब आप बोलोगे कि नोसोड और ऑटोनोसोड के बीच का डिफरेंस क्या है। सो ऑटोनोसोड के अंदर हम जो हमारे सामने पेशेंट रहता है उसी के सिक्रीशंस या फिर तो किसी भी चीज़ को लेकर पोटेंटाइज करके मेडिसिन बनाएंगे, लेकिन जो नोसोड दूसरे सारे मार्केट में मिलते हैं वो पहले से ही बनाए हुए मिलते हैं। ठीक है, वो आपका स्पेसिफिक पेशेंट का डिस्चार्ज नहीं होगा, राइट। सो आई होप को आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी और आपको ये पूरा फंडा क्लियर हुआ होगा। सेकेंड थिंग कि ये जो क्वेश्चन है वो एज अ फुल मार्क एग्ज़ाम में पूछा जाता है इन द 4th ईयर। ठीक है, और इसके साथ आपको कोई भी एक स्पेसिफिक नोसोड के बारे में लिखना होता है। इस तरीके का क्वेश्चन आता है लाइक कि गिव द इंडिकेशन ऑफ द नोसोड एंड राइट इन डिटेल अबाउट मेडोराइनम। ठीक है, तो इस तरीके का पूरा क्वेश्चन आता है। उसके लिए आपको ये सारी चीज़ें तो लिखनी ही है, प्लस आपको मेडोराइनम के बारे में भी लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो 15 मार्क का क्वेश्चन है वो क्लियर होगा। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड ऑल्सो इफ you want any video on the specific topic you can tell me in the comment section, as well as you can DM me on my IG account. Link is in the description box, and thank you so much for watching.